खबर मेरठ से। मेरठ के गोठरा गांव में चारा काटने आए किसान की खेत मालिक ने अपने साथियों के साथ पिटाई कर दी। कल देर शाम अस्पताल में किसान की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अब आरोप लगाया है कि चारे के 12,000 रुपए को लेकर खेत मालिक सुनील के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सुनील ने अपने साथी अरुण, रामपाल और 3 अन्य व्यक्तियों को खेत पर बुलाकर लाठी डंडे से किसान को बुरी तरह से पीटा। मौके पर मौजूद मृतक का बेटा वहां से जान बचाकर किसी तरह भागा और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल उसकी मौत हो चुकी है। कल किसान के परिजनों ने परतापुर थाने में जाकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किसान की हत्या की गई है, जहां अब इस मामले में आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। दोनों बाप बेटा अब से पहले इन्होंने कुछ पैसा दे दिया था, कुछ पैसा रह गया था, कुट्टी काटते थे, जो इन्होंने मुझे बच्चों ने बताया है पूरी बात। उसके बाद में तब इसने कहा है कि भैया मेरा पैसे दे जाओ बाकी और बाकी जब काट रहे हैं बुग्गे भैंसे लेकर गए वहाँ, उन्होंने कहा भैया तुम एक काम कर लो, हम पैसे लेकर आ रहे हैं, जो खेत को नाप लो अपने को, जो तुम्हारा निकलेगा मुझसे ले लो और जो आपका निकले मुझे दे देना। उसने कहा लड़कों ने, वो दोनों बाप बेटा गए थे बुग्गे भैंसे लेकर के, 12,000 रुपये जेब में ले गए थे। अगर उनके पैसे दे दूंगा जो और भी निकलेंगे, और मोबाइल ले लेते अपनी। बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 16 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। संजय प्रसाद को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजी गई है। ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। 16 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संजय प्रसाद को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी हटाए गए हैं। इसमें आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजी गई है। कई IAS अफसरों की जिम्मेदारी में तब्दीली ये देखने को अब मिलेगी। नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। 16 IAS अफसर हैं जिनके तबादले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय प्रसाद को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजी गई है। इनके अलावा बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी हटाए गए हैं। अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, और क्या परिवर्तन हुए हैं? देखिए, बिल्कुल देर रात में बड़े प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। खासतौर से अगर हम बात करें तो जो विभागों के अपर मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, उनके विभाग बदल दिए गए हैं। और खासतौर से आप देखिए जिस तरीके से अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव थे स्वास्थ्य विभाग में, उनको उनके विभाग से हटाया गया है और अब उनकी जगह पार्थसारथी सिंह शर्मा, जो कुछ समय पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, उनको प्रमुख सचिव बनाया गया। तो बड़ा फेरबदल, आपको याद होगा जब तबादलों में गड़बड़ी हुई तो जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर उनसे जवाब मांगना था, और उसके बाद से ही ये कवायद मानी जा रही थी, ये चर्चा थी कि उनको हटाया जाएगा। और आखिरकार जब कल देर रात जारी हुई तो अमित मोहन प्रसाद को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से हटाकर अब सूक्ष्म, लघु, मध्यम निर्यात प्रोत्साहन में भेजा गया है। अमित मोहन प्रसाद लंबे समय से, तकरीबन 3 वर्षों से उसी पद पर बने हुए थे और तमाम सारी शिकायतें भी इनके खिलाफ थी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से कई जगहों पर तो लोकायुक्त ने इनसे नोटिस से जवाब मांगा। इसी तरीके से एक और बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। नवनीत सहगल अभी तक सूचना विभाग की भी जिम्मेदारी देख रहे थे, अपर मुख्य सचिव खादी ग्रामोद्योग के साथ साथ सूचना और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनको अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग का बनाया गया है और सूचना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है संजय प्रसाद को। कल ही जिस तरीके से अवनीश अवस्थी जब रिटायर हुए तो गृह की भी उनको हम कहें जिम्मेदारी दी गई प्रमुख सचिव के तौर पर, और अब वो सूचना विभाग भी देखेंगे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री वो पहले से हैं, तो कई सारे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संजय प्रसाद को मिली है। और इसके अलावा आप देखिए मनोज कुमार सिंह जो कृषि उत्पादन आयुक्त है, उनको उसके साथ साथ जो अपर मुख्य सचिव पंचायती राज भी बना दिया है, तो उद्यान की भी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, अगर दीपक आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा में लंबे समय से थी, फिर तमाम सारे कहा जा रहा था कि शायद वो माध्यमिक शिक्षा विभाग से हटेंगी और अब उन्हें अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग में भेजा गया है, वहाँ उनको जिम्मेदारी दी गई है। महेश कुमार गुप्ता जो अपर मुख्य सचिव राज्यपाल के थे, अब उनको अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा का जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये भी विभाग अवनीश कुमार अवस्थी के पास था और उनके रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी महेश गुप्ता को दी गई है। कल्पना अवस्थी अभी तक प्रमुख सचिव खेलकूद थी, तो उनको राज्यपाल के यहाँ प्रमुख सचिव बनाया गया है। कुछ बड़े फेरबदल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हिमांशु कुमार जो प्रमुख सचिव थे समाज कल्याण,
अब डॉक्टर हरिओम को लंबे समय से हम देख रहे थे सामान्य प्रशासन में वो प्रमुख सचिव के तौर पर तैनात थे, पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण उनको बनाया गया है, जनजातीय विकास आयोग की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से मोनिका एसगर को देखिए, वो अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा थी, तो अब उनको अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वर्ग विभाग में भेजा गया है। हम कह सकते हैं कि बड़ा फेरबदल है, दोनों IAS अफसरों के तबादले हुए हैं और जो महत्वपूर्ण अफसर रहे अलग अलग विभागों में हम कहें तैनात रहे, उनके विभाग अब बदल दिए गए। बिल्कुल। और अनुभव, कौन से नाम और कौन से पद इसमें हैरान करने वाले थे? किन को प्रमोशन मिला है, किन का कद बढ़ा है और किन चेहरों पर, किन नामों पर नजर रहेगी और उनकी कार्यशैली पर नजर रहेगी इस बीच? देखिए, जिस तरीके से आप डॉक्टर हरिओम लंबे समय से वो सचिवालय प्रशासन और कभी नियोजन विभाग में रहे, तो अब उनको प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग बनाया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो कहीं न कहीं शायद इनको हम कहें तो एक तरीके से प्रमोट करके एक ऐसे विभाग में लाया गया जहाँ पर बहुत ज्यादा सरकार के पास भी काम होगा, अफसर के पास भी काम होगा। आप अमित मोहन प्रसाद को देखिए, ताकतवर अफसर के रूप में जाने जाते रहे उत्तर प्रदेश में, और जब आप कहिए, हमने तो पिछले योगी वन में भी देखा अमित मोहन प्रसाद कितने ताकतवर रहे। जो स्वास्थ्य मंत्री तब थे जयप्रताप सिंह, वो तो बात भी नहीं करते थे अपर मुख्य सचिव से। तो अमित मोहन प्रसाद को उनके विभाग से हटाया जाना भी एक फेरबदल है। उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सत्ता का गलियारा है, वहाँ पर जरूर इसकी चर्चा होगी। हालांकि इसके संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे, जब उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर इनसे खुद पूछा था, और ये भी तमाम सारी जो जांची हुई समितियां बनी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो सौंपी होगी उसमें कहीं न कहीं कमी अमित मोहन प्रसाद की भी रही होगी। तबादलों में गड़बड़ियां हुई, जिनका निधन हो चुका था उनका तबादला तक हो गया, कहीं कहीं तो एक व्यक्ति का दो जगह तबादला हो गया, बहुत गड़बड़ियां थी। और उसमें भी यही साफ तौर पर आया कि शायद इन्होंने अपनी मनमानी की उन तबादलों में, इसलिए आप देखते उनको वहां से हटाकर सूक्ष्म लघु विभाग में भेजा गया है। एक और महत्वपूर्ण तबादला हमें जरूर हम कहेंगे बदलाव है, वो नवनीत सहगल का है, क्योंकि वो आप देखिए योगी वन में भी उन्होंने सूचना विभाग की पूरी जिम्मेदारी संभाली, फिर लंबे समय तक वो रहे उसी विभाग में, और अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, सब जगह उन्होंने सूचना विभाग की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब उनको अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग भेजा गया है। वो खादी और MSME में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप देखिए, MSME की बात करिए उत्तर प्रदेश में, तो ODOP जिस तरीके से प्रमोट हुआ है, जिस तरीके से तमाम सारे ODOP में नए इनोवेशन हुए हैं, हम कहें तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पर अब उनको वहाँ से भी हटाया गया है और दूसरे विभाग से भी हटाया गया है। खेलकूद विभाग की उनको जरूर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से आप संजय प्रसाद को देखिए। चलिए, बिल्कुल अनुभव, कहीं ना कहीं ये बड़े बदलाव किए गए हैं, ये तबादले किए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 16 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। एक बार फिर से जो तबादला एक्सप्रेस है वो चली है उत्तर प्रदेश में, और 16 IAS अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं जिनके तबादले किए गए हैं। बात करेंगे भूपेंद्र चौधरी की, जो कि आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। यूपी में नई टीम और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर हैं यूपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी होगी। यूपी में नई टीम, पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। तो दिल्ली दरबार में लखनऊ मंथन होने वाला है, कितना अहम है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे भूपेंद्र चौधरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दोनों के बीच मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है, और यूपी में संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है। किसे शामिल करना है इसे भी लेकर चर्चा हो सकती है। मुलाकात के बाद गाजियाबाद में संगठन की बैठक जो होनी है उसमें भी शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी के नेताओं के साथ आज एक महामंथन गाजियाबाद में होने वाला है। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का। पहले दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे, जहां पश्चिमी यूपी के नेताओं के साथ महामंथन आज किया जाएगा। तो
देखिए नई कमान में अब किसकी बारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के पश्चिम का किला मजबूत करने में अब जुट गई है। अब की बार यूपी की 80 की 80 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा अभी से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। आज दिल्ली दौरे के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद जाएंगे। यहाँ उनके साथ यूपी भाजपा के नए संगठन महामंत्री यानी कि धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और पश्चिम में बीजेपी के किले को और मजबूत करने का प्लान बनेगा। यही नहीं, किसान आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए आज गाजियाबाद में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। तो यूपी भाजपा का मिशन 80 गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जो नेता हैं, पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मंथन होगा। गाजियाबाद में ये बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम जो पश्चिम के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन के मंत्री धर्मपाल सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। 2024 में किस तरीके से जो मिशन 80 का लक्ष्य रखा है यूपी में भाजपा ने, वो कैसे पूरा हो सकता है, इसे लेकर महामंथन किया जाएगा। और चलिए क्या तैयारी है गाजियाबाद में इस महामंथन को लेकर, इस बड़ी बैठक को लेकर। शक्ति सिंह सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। शक्ति, बड़ी बैठक होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं बैठक में, क्या तैयारी है और कौन कौन बैठक में शामिल हो सकता है? ये देखिए, अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे और जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह सैनी वो मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो तैयारी है वो तैयारी शुरू हो गई है। जो गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष है संजीव शर्मा, उनसे ही ज्यादा जानते हैं, बात करते हैं। तभी आज एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है पश्चिमी क्षेत्र में। जब संगठन महामंत्री बने थे धर्मपाल सिंह सैनी जी, उन्होंने भी गाजियाबाद में ही यहाँ पर एक बैठक की थी और अब नए प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी पहली बैठक और मिशन पश्चिम क्या रहने वाला आज की बैठक की बात की जाए। ये तो गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गाजियाबाद में क्षेत्रीय बैठक होने जा रही है। इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत यूपी गेट पर होगा। हम सब लोगों ने ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ और पूरे स्वागत की तैयारियां की हैं। गाजियाबाद से वैसे भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का लगाव रहा है, पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और लगातार कार्यक्रमों में भी आते रहे हैं। पिछले दिनों तिरंगा यात्रा में भी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का आना हुआ। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गाजियाबाद में आ रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा स्वागत है। अगर मीटिंग की बात की जाए, इस बैठक की बात की जाए, तो इस बैठक में कितने जिलों के पदाधिकारी रहेंगे, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी, चूंकि प्रदेश की बैठक है, इसमें 19 जिलों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी और 19 जिलों के प्रभारी, 75 के आसपास लोग इस बैठक में रहेंगे और ये 3 घंटे तक लगातार ये बैठक चलेगी। देखिए, 3 घंटे तक लगातार ये बैठक चलेगी और बैठक में इसमें जो आने वाले जो प्रोग्राम हैं वो तय होंगे कि किस तरीके से आगे की रूपरेखा तय करनी है। 2019 में कुछ सीटें जो पश्चिम से चली गई थी, अब उन्हें भी वापस लाना है और पश्चिम से ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पश्चिम से ही जो संगठन महामंत्री हैं वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम बैठक है। बात करने के लिए और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चलिए शक्ति, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन इस बीच अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं और मुलाकात इसलिए भी अहम होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं मुलाकात के और क्या तैयारी है, क्या जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है इन दोनों नेताओं के साथ? देखिए, अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी दूसरी बार दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो यहीं पर वो मौजूद थे जब उनके नाम की घोषणा हुई थी। उस वक्त अगर बात करें तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी, चूंकि काफी ज्यादा व्यस्तता थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। लिहाजा आज जब दूसरी बार दिल्ली आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, तो मिलने का वक्त मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। कोशिश यही है कि दोनों नेताओं से मिल करके पहले तो उनका आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का दायित्व तो उनको दिया गया है, तो आगे किस तरीके से वो काम करे इसको लेकर के मार्गदर्शन मिलेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में संगठन का निर्माण होना है, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो संगठन में भी कई लोगों को उसमें रखना है, तो संगठन के निर्माण को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे वो ये है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर संगठन का निर्माण कर लिया जाएगा और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, यानी कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उस कार्य में लग जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ 66 सीट जीती हुई है। लिहाजा ऐसे में जो बाकी बची हुई 14
सीट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी करे और उसके लिए एक अलग से टीम भी बना रखी है। तो लिहाजा नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनकी भी कोशिश यही है कि जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 80 में से 80 सीट जीतने का, इसको कैसे पूरा किया जा सके। क्योंकि जैसे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाना उसके बाद तुरंत उन्होंने ये बयान भी दिया था कि 1977 में जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 85 में से 85 लोकसभा सीट जीती थी। ऐसे में लिहाजा मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीती जाए। तो लिहाजा कैसे आगे संगठन का निर्माण हो, किस तरीके से आगे तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उनको संगठन में रखा जाए जिससे कि 2024 का ये जो लक्ष्य है इसको पूरा किया जाए। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन लेंगे, उनका निर्देश भी लेंगे और फिर आगे जाके अपनी संगठन की टीम का निर्माण भी करेंगे जिससे कि जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है उसको हासिल किया जा सके। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए चुनौती की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन दिल्ली से क्या मंत्र मिलता है प्रदेश अध्यक्ष को, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद शक्ति आपका भी और अविनाश आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। कर्नाटक के दौरे पर वो रहने वाले हैं। एक दिन का दौरा है सीएम का। सीएम योगी विशेष विमान से सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से नेलामंगला में स्थित श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान संस्थान जाएंगे। वहां शेमवन नाम के एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दौरान संस्था के प्रमुख धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। तो एक दिन का कर्नाटक का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। संस्था के जो प्रमुख है धर्माधिकारी से उन कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर यौगिक विज्ञान संस्था जाएंगे, शेमवन नाम के स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। और चलिए अब सीधा कर्नाटक का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पिंकी राजपुरोहित सीधा वहां से जुड़ गई हैं। पिंकी, बताएं इस कार्यक्रम की और क्या डिटेल है, क्या कुछ आज होने वाला है इसके तहत? देखिए, आपको बता दें कि वीरेंद्र हेगड़े का ये इंस्टीट्यूट है जिसको श्री मंजुनाथेश्वरा इंस्टीट्यूट है ऑफ योगिक साइंसेज एंड नेचुरोपैथी, उसका उद्घाटन करेंगे। करीब 2:30 बजे जो है HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद माफ़ कीजिएगा करीब 11:30 बजे वे HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:30 बजे जो है उनकी वापसी होगी। और साथ ही आपको कार्यक्रम की अगर बात बताएं तो सबसे पहले जो है वह उस संस्थान का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट का जो है पूरी तरह से दौरा करेंगे और वीरेंद्र हेगड़े के साथ कई मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए भी उन्हें मनोनीत किया गया था और कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी के लिए इससे भी काफ़ी मायने रखता है क्योंकि वीरेंद्र हेगड़े जो है वो बीजेपी के साथ काफ़ी क्लोज रहे हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, आपको बता दें। और खास बात ये भी कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दक्षिण कन्नड़ा जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन हुए थे, जिसके बाद लगातार यूपी मॉडल को कर्नाटका में इम्प्लीमेंट करने की बात भी लगातार की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को जो है वो अब कर्नाटका में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो उन सारे नजरियों से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का ये बेंगलुरु दौरा जो है वो काफी अहम हो जाता है। इसके कई राजनीतिक मायने भी देखे जा सकते हैं क्योंकि अगले साल ही कर्नाटका में जो है विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए पिंकी। खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में फरार बदमाश आदित्य राणा पर इनामी राशि अब बढ़ गई है। एसपी शाहजहांपुर ने 1 लाख रुपए का इनाम और बढ़ा दिया है। फरार आदित्य पर 2.25 लाख रुपए का अब इनाम घोषित हुआ है। 23 अगस्त को पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर ये अपराधी फरार हो गया था। बिजनौर के राना नगला का रहने वाला है बदमाश आदित्य। सरफराज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सरफराज, ये धनराशि बढ़ाने से अब क्या लग रहा है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी संभव है? देखिए, यूपी पुलिस पहले से ही जो है लगातार आदित्य बदमाश है उसकी राशि बढ़ा रही है। 1 लाख से 2 लाख के आसपास जो है इन्होंने राशि घोषित कर दी है। लेकिन 23 अगस्त के बाद आज 9 दिन पूरे होने को है, लेकिन आदित्य बदमाश अभी ये खुफिया तंत्र है और साथ ही जो पुलिस विभाग है उसकी गिरफ्त से कोसों दूर दिख रहा है। और जाहिर सी बात है ये इस पर 43 मुकदमे दर्ज है। बिजनौर के राना नंगला इलाके का रहने वाला है। अभी तक पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। और खास बात यह है कि मुकदमे के बाद जो शाहजहांपुर इलाका है, जो ढाबा है, वहाँ से ये फरार हुआ था 23 अगस्त को और अभी तक पुलिस से पकड़ने में से नाकाम है। जी ठीक, सरफराज शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर कौशाम्बी से मिल रही है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया। हमले में प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृत समझकर खेत में ही फेंककर फरार हो गया था प्रेमिका को। ग्रामीणों ने सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी।
पिपरी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर के पास की ये घटना है, जहां हमले में प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। मृत समझकर प्रेमी खेत में ही प्रेमिका को फेंक कर चला गया था। जब वहां लोगों ने पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी तो इसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। कौशाम्बी का ये मामला है। प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से प्रेमिका घायल हुई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रेमी को तलाशा जा रहा है। खेत में प्रेमिका को बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गया था। प्रेमी ने समझा कि उसकी प्रेमिका अब मर चुकी है और उसे खेत में ही छोड़कर वो भाग निकला। जब ग्रामीण सुबह वहां पहुंचे तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।